वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम आ चुके हैं बच्चों वेक्टर एनालिसिस के 7th लेक्चर में। क्लास 11th के बच्चों जो बच्चे हैं हमारे वो काफी दिन से चीजें को देख रहे हैं, समझते रहिए, उसके साथ फॉलो करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए वेरी इंपॉर्टेंटली। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे संपर्क करिए, हम इसका जरूर सोल्यूशन निकालेंगे। तो आज हम लोग आगे चलेंगे बच्चों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की ओर। तो बच्चों लास्ट टाइम आपने वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिए थे, आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। सदिशों का सदिश गुणन। सदिशों का सदिश गुणन ये बच्चे दूसरा पार्ट है। सदिशों का सदिश गुणन कैसे करते हैं ये बात समझ लीजिए पहले बच्चों। तो सदिशों का सदिश गुणन करने के दो मेथड थे, डॉट और क्रॉस। डॉट में क्या होता है कि जब सदिशों को किसी भी अक्ष पे गुणा कर दीजिए तो इस तरीके के गुणन को हम लोग कहते थे सदिशों का अदिश गुणन। लेकिन अब यहाँ पे हर जगह नहीं होगा। यदि सदिशों को किसी तल पर गुणा किया जाए, मतलब दो सदिश है, अब वो इस तरीके से है कि वो किसी तल को निरूपित करते हैं, तो किसी तल पर रखे हुए दो सदिशों का आपस में गुणा किया जाए तो उस प्रकार के सदिशों का गुणनफल कहलाता है सदिशों का सदिश गुणन। और जब हम सदिशों का तल पर गुणा करते हैं तो तल का गुणनफल जो है वो उस तल पर नहीं बल्कि उस तल के लंबवत प्रभावित होता है। कैसे? तो इस तरीके के सदिशों को दिखाने का तरीका क्या है? अगर मेरे पास दो सदिश है और ए और बी द्वारा निर्धारित किया है, ओके, ए और बी द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर आप दो सदिशों को किसी अक्ष पर गुणा करते थे तो उसके लिए आपको cos थीटा चाहिए था, और जब आप कहते हो तल के लिए गुणा करने की बात, तो सदिशों के तल को गुणा करने के लिए आप मान लीजिए कि एक सदिश जो है a और दूसरा सदिश है b जिनके बीच में कोण बन रहा है थीटा। तो इस a और b का दो कंपोनेंट होगा, इस b का दो कंपोनेंट कौन होगा? एक a cos थीटा, अगर मैं a का करता तो एक a cos थीटा और एक a sin थीटा। यही मैं अगर b का करने की कोशिश करूं तो b cos थीटा और एक होगा b sin थीटा। तो अगर cos के साथ अगर गुणा करते थे तो अक्षीय गुणन होता था, अगर मैं sin के साथ गुणा करूंगा तो इसको हम लोग कहते हैं समतलीय गुणन। तो sin के साथ, तो दो सदिशों का समतल पर गुणन सदिशों का सदिश गुणन कहलाता है। याद रखें बच्चों कि समतल पर गुणन मतलब ये इस तरीके से भी हो सकता है कि हम इसके लंब घटक से किसी सदिश की गुणा करें, तो अथवा सदिशों के लंब घटक से इसका गुणा करने पर प्राप्त राशि सदिशों का सदिश गुणनफल कहलाती है। अर्थात वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी, ये क्रॉस क्या है? सदिशों का सदिश गुणन को दिखाने का तरीका ये क्रॉस होता है। तो दो सदिशों का सदिश गुणन मतलब समतलीय गुणन। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। साइन थीटा क्या बताता है कि बी के लंबवत घटक से आप एक का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके के कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं सदिशों का सदिश गुणन। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब दो सदिशों का गुणन हो और समतलीय गुणन हो और उनका प्रभाव उस तल पर न देखने को मिले, उस तल के लंबवत, तो इस तरीके से इसकी जो दिशा निर्धारित होगी, इसका जो प्रभाव होगा वो तल के लंबवत होगा। तल के लंबवत मतलब या तो ये ऊपर की दिशा में या तो ये नीचे की दिशा में होगा, क्योंकि दोनों तल के लंबवत होगा। तो इस तल के लंबवत को हम लोग दिखाते हैं बच्चों एन कैप से, जहां एन क्या है? समतल की लंब सदिश है। एकांक सदिश भी कह सकते हैं, लंब सदिश मतलब a क्रॉस b की ये दिशा को निर्धारित करता है। ये दिशा कैसी होगी? तल के लंबवत होगी, एन क्या? तो समतल की लंब सदिश है जो एकांक सदिश होगी, जो कि एकांक सदिश होगी, याद रखिएगा। तो इसकी दिशा निर्धारित कैसे करते हैं? तो इसकी दिशा
दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से या फिर मैक्सवेल के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच के नियम से ज्ञात करें। से ज्ञात करें कैसे बच्चों? अगर आप ए को बी के साथ गुणा कर रहे हो तो इसका प्रभाव तो हमें गुणा करने पर ही मिलेगा, लेकिन जो दिशा उसकी होगी उसकी दिशा तल पर ना प्रभावी होगी, तल के लंबवत होगी। तो ए को बी के साथ किया तो इसका प्रभाव कहाँ होगा? ऊपर। अगर बी को ए के साथ करें तो इसका प्रभाव कहाँ होगा? नीचे। कहाँ देखा है बच्चों ये? तो आपने बिल्कुल देखा है इसे, फैन चलता है ना, तो फैन अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका प्रभाव आप देखोगे कि नीचे की ओर, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी तो इसका प्रभाव नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर देखने को मिलता है। तो ये होती है कहानी घूमने की। तो जब हम किसी तल को पूरा इस्तेमाल करते हैं, तल को गुणा करते हैं लंबवत घटकों के साथ, तो इस तरीके से उसका प्रभाव सदैव तल के लंबवत देखने को मिलेगा, जिसे हम सदिशों का सदिश गुणन कहते हैं। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। तो जब सदिशों के सदिश गुणन को दिखाने का तरीका आएगा तो आप a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा इनटू n कैप से दिखाएंगे। फटाफट से हम इसकी गुणों के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला गुण, अगर मैं बात करूं क्रम विनिमय की, कम्यूटेटिव क्रम विनिमय की बात करूं, कम्यूटेटिव लॉ की बात करूं, तो मेरे पास अगर दो सदिश हैं, ठीक है, एक सदिश a एक सदिश b, a और b, और आप a को b के साथ क्रॉस करना चाहते हो जिसके बीच में ये थीटा कोण बन रहा। सिमिलरली मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे पास सदिश तो है ही, और ये सदिश मेरे पास जो है इस तरीके से है कि मैं दूसरा गुणा b से a की ओर करना चाहता हूं। ऐसे केस में क्या होगा? अगर आप a को b के साथ करेंगे तो आप राइट हैंड थंब रूल को या मैक्सवेल के नियम को इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे केस में आपकी दिशा, अंगूठे की दिशा होगी इसकी गुणनफल की दिशा, ठीक है। तो इसकी गुणनफल की दिशा क्या हो गई? a क्रॉस b, जिसकी दिशा कहाँ होगी? इस तल के लंबवत ऊपर की ओर। सिमिलरली इसको n कैप से दिखा दीजिए। यहाँ पे अगर b को a के साथ करें तो बच्चों दिशा जो है वो नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, ध्यान से देखिए अंगूठा नीचे की ओर। ऐसा आप क्या लिख सकते हैं? माइनस n कैप, दिशा बदल गई। तो अब यहाँ पर बच्चों लिखना होगा अगर मुझे, तो हम लिखेंगे a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा n कैप, जो कि पहला हो गया। और अगर मैं बात करूं b क्रॉस a की, तो b क्रॉस a इज इक्वल टू होगा ba साइन थीटा n कैप माइनस। तो क्या a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल हो सकता है? तो आप ये ठान लें कि a क्रॉस b क्रॉस a के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दिशा ही सेम नहीं है। सदिशों में भले परिमाण सेम हो जाए लेकिन दिशा सेम नहीं होगी, तो वो सेम कैसे, मतलब इक्वल कैसे हो जाएगी? अर्थात अगर मुझे लिखना होगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों इसको। तो ये तब जाके इक्वल होगा, मतलब ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब वितरण नियम। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैं बता दूं बच्चों कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण नियम का पालन करेगा। कैसे करेगा आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो वेक्टर ऑफ ए, अगर मैं वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ सी लिखूं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कैसे करेगा? ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है बच्चों। इसकी वैल्यू सेम होगी लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, ये इसके नियम को होल्ड करता है। ठीक, नेक्स्ट बच्चों देखते हैं लंब सदिशों का। गुणन,
लंब सदिशों का, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में बच्चों क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास दो सदिश है और दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तो उस समय इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। यदि, याद रखिएगा, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक सदिश ऐसे, एक सदिश ऐसे, ये बी है बच्चों और ये ए है, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ऐसे केस में वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी साइन 90। एंड क्या ले सकते हैं इनका डायरेक्शन, लेकिन मैं केवल मैग्नीट्यूड निकालने की यूज कर रहा हूं। तो आप क्या लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो लंब सदिशों का गुणन जो होगा उसमें ए बी होगा। अब मैं समांतर की बात करूंगा, तो समांतर सदिशों का गुणन मतलब पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट। पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट यदि थीटा की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों, 180, यही ना, 180 या 1 ये 0 हो जाए, 0 या फिर 180 हो जाए। तो ऐसे केस में वेक्टर ऑफ ए भी इधर और वेक्टर ऑफ बी भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेक्टर ऑफ ए क्रॉस वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 लिखिए चाहे 180 लिखिए, दोनों के केस में आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू बच्चों क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब समांतर सदिशों का गुणन यहाँ पे 0 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों बात होगी लंब कोणीय। छठा, लंब कोणीय सदिशों का गुणन। लंब कोणीय सदिशों का गुणन कैसे निकालिएगा, मान लेते हैं कि मेरे पास लंब कोणीय क्या क्या है, आई कैप है एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में है जे कैप और जेड अक्ष में है के कैप। ठीक, तो ऐसे केस में बच्चों इनका अगर हम लंब कोणीय करें, मतलब आई क्रॉस आई करें, तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 और अगले आई की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और आई के बीच में एंगल कितना बनेगा, साइन 0 डिग्री। इस तरीके से साइन 0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 और के क्रॉस के की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ये तीनों 0 होगा। और मैं बात करूं अगर आई क्रॉस जे की, आई क्रॉस जे का मतलब होता है 1 इसकी वैल्यू बच्चों, 1 इसकी भी वैल्यू, और इनके बीच में साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और डायरेक्शन साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो 1 और डायरेक्शन भी तो देना है। तो जब आई को आप जे के साथ क्रॉस कर रहा है, आई को जे के साथ, तो ये किया तो इसकी दिशा कहाँ जा रही है बच्चों, बाहर की ओर, और दोनों एकांक है तो इसकी दिशा भी एकांक होगी, लेकिन दिशा किस अक्ष में जा रही है, जेड अक्ष में, और जेड अक्ष के एकांक सदिश क्या है, के, तो साथ में बच्चों आएगा के, तो ये वैल्यू आएगी के। मतलब आई को जे के साथ करेंगे तो के। सिमिलरली अगर मैं जे को आई के साथ क्रॉस करूं, जे को आई के साथ, तो जे को आई के साथ अगर कर दूं उल्टा, तो डायरेक्शन जस्ट बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस के। रिमेंबर, अगर अब क्या किया जाए, अगर मैं जे क्रॉस के करता, मतलब जे क्रॉस के करूं तो क्या होगा, जे कहाँ है बच्चों, जे है आपका ऊपर और आपका जेड में के है। तो इस तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं जे को के के साथ, तो दिशा कहाँ जाएगी, एक्स अक्ष में। तो यहाँ पे आपकी दिशा आएगी एक्स अक्ष में, और आप सीधे लिख सकते हो आई कैप। तो ये एक वैल्यू हो गई, आपको समझ में आई ये बात। एक ये वाली वैल्यू भी समझ में आ गई होगी, ठीक। और ये वाली वैल्यू तो आपकी के आई थी, आई होप आपको दिख रहा है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। इसी तरीके से अगर मैं के क्रॉस जे करूं, मतलब इसको जेड को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस एक्स अक्ष में आएगा, तो इस तरीके से माइनस आई हो जाएगा। आई होप ये बात भी क्लियर हो रही है, माइनस आई। अब इसी के साथ अगर मैं जे क्रॉस के के बाद यहां पर आगे थोड़ा पढ़े, आई क्रॉस के करें, तो आई क्रॉस के यहां पे दिखा दिया जाए, आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के करने पर आई को, आई का मतलब यहां, अब के का मतलब बच्चों कहां है, के इधर है, तो आई क्रॉस के, तो आई के साथ अब जेड इस पर जाए, तो दिशा कहां जा रही है बच्चों, आई के साथ। तो आई बच्चों आपकी यहां है और के अक्ष आपकी बाहर की ओर होगी, ठीक। तो ये आपने ऐसे किया, तो आपकी दिशा कहां जा रही है,
नेगेटिव माइनस जे, और यही अगर मैं के के साथ आई को करूं, के के साथ, तो के बच्चों का होता है बाहर, ठीक, और आई इधर, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ऊपर की ओर, मतलब सिंपल है, जे आएगा। तो ये कहानी सारी आपको देख के समझ में आ रही, आई क्रॉस जे के आएगा। और सिमिलरली मैं साइक्लिक ऑर्डर में बात करूं तो इसको समझना बड़ा आसान हो सकता है अगर आप एक साइकिल बना लें, एक साइकिल बना ले ऐसे करके, ये ऐसे साइकिल बना ले, तो साइकिल बना ले और ये इस तरीके से आप इसकी दिशा निर्धारित कर दीजिए। ओके, ये हो गया आई, ये हो गया जे और ये हो गया के। ओके, तो इस तरीके से आप जरा ध्यान से देखिए, अगर आई को जे के साथ क्रॉस करें, आई को अगर जे के साथ क्रॉस करेंगे तो आई साइक्लिक ऑर्डर में के आएगा, के को अगर आई के साथ क्रॉस करेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में जे आएगा, और जे को आई के साथ करें तो साइक्लिक ऑर्डर में आई। अगर उल्टा करें, आई को के साथ करें तो उल्टा आपको माइनस जे मिलेगा, जे को आई के साथ करें तो माइनस के। तो इस तरीके से हम सारे प्रोडक्ट जो कि लंबकोणीय सदिशों के हैं वो हम निकाल सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सदिश के फलनों का गुणन कैसे करें? सदिश के फलन, सदिश फलनों के गुणन, अगर मेरे पास सदिश फलन हो बच्चों, ठीक है, तो फिर मैं कैसे करूंगा? ये सातवीं प्रॉपर्टी आप देखिएगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास पहला सदिश है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली मैं बी की बात करूं तो हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन हो जाएगा लेंदी, क्योंकि ये इसके साथ जीरो देगा, इसके साथ वैल्यू देगा, इसके साथ वैल्यू देगा, ये इसके साथ वैल्यू देगा, लेकिन इसके साथ जीरो हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा बच्चों। तो इसको करने का एक मेथड है जिसको हम डिटरमिनेंट मेथड कहते हैं। तो डिटरमिनेंट मेथड में करने से चीजें थोड़ी आसान हो जाती है। आइए थोड़ा समझें कि डिटरमिनेंट मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जो आपकी कॉमन एक्सिस है उसको हम पहले सारे ऊपर कॉमन एक्सिस पर लिख देते हैं, ठीक है। करने का तरीका ध्यान दीजिएगा, आई जे के, और जब हम लिख देते हैं तो एक एक करके जब ए को बी के साथ करेंगे तो ए के सबसे पहले कोफिशिएंट गुणांक ए वाई और फिर ए जेड। इस तरीके से अगर मुझे बी का लेना है तो बी एक्स बी वाई और बी जेड। ओके, फाइनली मैं जब इसको लिखने की कोशिश करूं तो इसको लिखा जा सकता है, अगर मल्टीप्लाई करना है तो अगर आई के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आई पहले लिख लीजिए, और आप जिस कोफिशिएंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जिस पर्टिकुलर एक्सिस को फॉलो कर रहे हैं उसके रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो ये रो कॉलम छूट जाएगा। तो मिला क्या बच्चों? आपको ए वाई मिला और नीचे मिला बी वाई, यहाँ पे ए जेड और नीचे बी जेड। सिंपली आई कंप्लीट हुआ, इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं जे के बारे में। तो ये ऑर्डर बच्चों याद करना होगा, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस। ओके, तो प्लस वाला हो गया माइनस जे। अब फिर उसके बाद जे के रो कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बच्चों आपका बचा ए एक्स बी एक्स, ये छोड़ ही दिया आपने, ए एक्स बी एक्स और ए जेड बी जेड। ओके फाइन। अब फिर उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। अब इसके साथ ये प्लस है तो प्लस के, और ये आपको मिलेगा रो कॉलम छूटा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट तैयार हुआ। केवल इतना ही नहीं, अब मल्टीप्लाई करना है बच्चों। क्रॉस ऐसे, राइट से क्रॉस, लेफ्ट से क्रॉस। राइट से क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई करिए, आई को आई ही लेने दीजिए, ब्रैकेट लीजिए ए वाई बी जेड, फिर ये क्रॉस हुआ, फिर इसको इससे क्रॉस करिए बी वाई ए जेड, और हर क्रॉस के बीच में माइनस, क्रॉस और इनके बीच में माइनस। ओके, माइनस जी। सिमिलरली अगेन ए एक्स बी जेड, और फिर उसके बाद इसको मैं क्रॉस करिए, ये पहले इससे होगा फिर इससे होगा, तो ये माइनस बी एक्स ए जेड। ओके फाइन। अब इधर आ जाइए, प्लस के और ब्रैकेट में ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो ये कहानी हो गई आपकी
तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन का a क्रॉस b निकाल सकते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको घर पे बैठ के करना होगा। तो जो कि अब पहला एग्जाम्पल है कि यदि दो सदिश जो है a इज इक्वल टू 4 यूनिट, ठीक है, और b जो है वो 5 यूनिट है, जो कि एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर है, तब a क्रॉस b मतलब इनका सदिश गुणन निकालना है, याद करिए। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, ये करिएगा बच्चों, आराम से कर लीजिएगा। इसमें आपको केवल मॉड निकालना, मतलब इसमें दिशा से मतलब नहीं है, आप केवल परिमाण निकालिएगा। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा जो कि वो कुछ इस तरीके से है, यदि वेक्टर ऑफ a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक, और b इज इक्वल टू है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो सबके कोफिशिएंट इसका 3 है बच्चों, इसका 1 है, कुछ नहीं है तो बच्चों 1 है, इसका माइनस 1 है, इसका 1 है, इसका माइनस 2 है, इसका 1 है। इसको आप इस वाले फॉर्मूले पे, इस वाले अरेंजमेंट पे रख करके आप वेक्टर ऑफ a क्रॉस वेक्टर ऑफ b निकालिएगा। क्लियर? ये a क्रॉस b जो भी निकालिएगा i, j और k के टर्म्स में आएगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपसे इसका मॉड्यूलस पूछा जाए a क्रॉस b, तो आप कैसे करेंगे? तो जो भी वैल्यू i होगी उसका आप जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a y का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल कुछ क्वेश्चन देखे जाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।